अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। मैं अलाबामा में हूँ, बर्मिंघम में। और अब से कोई 2-2.5 घंटे पहले मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है वैसे, मतलब मुझे अंदाजा नहीं था, पहली दफा देखने का मौका मिला। बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न कैंपस इसका है। इस यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा में मुझे एक एम्फी थिएटर में, एक ऑडिटोरियम में मुझे पाकिस्तान के हवाले से बोलने का मौका भी मिला। खासा अपेरेंटली सेंसेशनल मेरा टॉपिक था, पाकिस्तान गैरिसन स्टेट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। और मुझे उसके बाद एक सेशन को, बहुत तवालत के एक सेशन को, जिसमें बहुत से पैनलिस्ट थे, बहुत से स्पीकर थे, उसे मॉडरेट करने का मौका मिला। इस सेशन का लोगों के साथ भी बहुत सा इंटरेक्शन हुआ। जो लोग वीडियो देखेंगे, मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि मैं वो मेरे वीलॉग भी देखते हैं। तो बहुत से लोगों से ऐसे मिलने का मौका मिला जो मेरे वीलॉग्स को बाकायदगी से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोफेसर रॉबर्ट ब्लैंटन एंड प्रोफेसर अखलाक का। दोनों का ताल्लुक पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट से है। प्रोफेसर रॉबर्ट ब्लैंटन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा के पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट के हेड हैं, और प्रोफेसर अखलाक एक सीनियर प्रोफेसर हैं। उसके अलावा डॉक्टर अहद काजी और तारिक सिद्दीकी साहब और बहुत से और जो कोलीग्स हैं जिन्होंने इस सेमिनार को, इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए बहुत एफर्ट की, और खासी बहुत डिसिप्लिन से एफर्ट की। बहुत तेजी से उन्होंने गुज़श्ता 10-12 दिन के अंदर इसकी पूरी प्रिपरेशंस की। स्टूडेंट्स भी वहां पर थे बहुत से। मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे और बहुत से और पैनलिस्ट को यहाँ पाकिस्तान के हवाले से इश्यूज को उठाने का मौका मिला। अब मेरा टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको कहा, कि खासा सेंसेशनल लगता है ऑन द फेस ऑफ इट, और मैं अभी आपको उर्दू में यही चीज एक्सप्लेन करूंगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हर किस्म की एकेडमिक डिबेट, जहां पे आप एक क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, एनकरेज करते हैं, सवाल उठाते हैं, वो पाकिस्तान के मखसूस जो हालात हैं, जो गैरिसन स्टेट ने खुद पैदा किए हैं, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सेंसेशनल लगते हैं। तो जो टॉपिक है कि पाकिस्तान गैरिसन स्टेट एंड इम्प्लीकेशंस, वो लगता है ऐसे है कि जैसे ये कोई अफवाज पाकिस्तान या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई तकरीर है। ऐसा हरगिज नहीं है। ये टॉपिक जो है ये डन टू डेथ है। गुज़श्ता 30 बरस में अमेरिका के एकेडमिक्स ने, अमेरिका के जरीदों ने, लोगों ने किताबों में इसको बहुत डिस्कस किया। अगर कहीं पूरी किताबें शायद इस पे लिखी गई हैं, कहीं इसके हवाले से चैप्टर लिखे गए हैं, कहीं इसके हवाले से बहुत डिटेल आर्टिकल्स जो हैं वो लिखे गए हैं। और ये एक कॉमन टर्म है जो अमेरिका के इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्कूल हैं और जो पॉलिटिकल साइंस के स्कूल हैं, वहाँ ये ऑफन अक्सर जो है ये टर्म इस्तेमाल की जाती है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक गैरिसन स्टेट है। स्टीव कोहन, जो बहुत मशहूर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट गुजरे हैं, साउथ एशिया के हवाले से उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है, जिन्होंने द आइडिया ऑफ इंडिया पे लिखा है, पाकिस्तान पे लिखा है, पाकिस्तान में बहुत विजिट भी किया है। उनकी एक किताब के चैप्टर के ऊपर जो सब टाइटल था वो ये था कि हर स्टेट, एवरी स्टेट हैज एन आर्मी, बट इन केस ऑफ पाकिस्तान एन आर्मी हैज अ कंट्री टू बेसिकली रन। और ये वो स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान आर्मी के सीनियर अफसरान जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। आप हैरान होंगे कि एक दफा पाकिस्तान के एक आर्मी चीफ जो हैं, उनकी जब मेरे से मुलाकात हुई बहुत बहुत महीने पहले, तो उन्होंने कहा कि आई डोंट लाइक दिस, कि पाकिस्तान इज अ स्टेट दैट इज अवेलेबल फॉर एन आर्मी टू बी गवर्न। तो ये कोई नई चीज नहीं है, इसकी बहुत डिस्कशन होती है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि जब हम इसे उर्दू में डिस्कस करते हैं, हम इसको एक यूनिवर्सिटी की सेटिंग से निकाल के मीडिया में डिस्कस करते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसको डिस्कस करने लग जाते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर चूंकि गैरिसन स्टेट की जो मेंटेलिटी पैदा की गई है वो इतनी रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें खौफ का अंसर इतना ज्यादा है कि लोगों को लगता है कि शायद ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ जो है खुदा ना खास्ता कोई बात की जा रही है। तो पहला तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये बड़ा कॉमनली डिस्कस टॉपिक है यूनिवर्सिटी की सेटिंग्स के अंदर। 2013 में इसके हवाले से बाकायदा एक बहुत ही वॉल्यूमस किताब तहरीर की है पाकिस्तानी ओरिजिन एकेडमिक प्रोफेसर डॉक्टर अश्तियाक अहमद ने, जो स्वीडन में स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी जो है वहां पढ़ाते हैं। और ये किताब का उन्वान ये है, पाकिस्तान गैरिसन स्टेट। मैं पूरा आपको अगर इसका बताऊं, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है पाकिस्तान गैरिसन स्टेट, इट्स origin, evolution and consequences 1947 to 2011, और पब्लिश हुई है ये 2013 के अंदर। बहरहाल आगे चलते हैं। अब चूंकि मैं अमेरिका में, अच्छा, सबसे मजे की इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि गैरिसन स्टेट की मेंटालिटी को, वैसे भी जो गैरिसन स्टेट की जो कॉन्सिक्वेंसेस और इम्प्लीकेशंस हैं, इनको समझाना और इन पर बात करना निस्बतन बहुत आसान है। इसके ओरिजिन्स और इसकी एवोल्यूशन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और वो मैं बहुत मेहनत करके आपके सामने उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत यंग खातून जो है, मेरी उनसे मुलाकात हुई, जिनको कई महीने पहले भी उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद मैंने उनकी राइटिंग्स भी देखी, एंड शी राइट्स वेरी वेल, वेरी इंप्रेसिव, बहुत इंप्रेसिव खातून है। तो वहां मुझे मिली, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको तो इस इवेंट पे, आई एम श्योर कि आप इसके हवाले से एक अच्छा
इस पे आप एक स्टोरी लिखेंगी कि ये इवेंट क्या था, इसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया। तो उनके चेहरे पे मैंने देखा कि खौफ के से असरात जो है वो मुरतब हुए, और मुझे कहने लगी बहुत एहतियात से कि मेरा ख्याल है कि पॉसिबली आई वुड नॉट राइट एनीथिंग ऑन इट। तो मैंने कहा इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा बिकॉज ये जो टॉपिक है ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। मैंने कहा टॉपिक क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल है? तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत से लोग यहीं पर अलाबामा में, बर्मिंघम में यहाँ नहीं आए हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म की बात करना जो है वो खतरनाक है, कॉन्ट्रोवर्शियल है। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे कुछ और किसी ने बताया ड्यूरिंग अ लंच ब्रेक, मुझे कोई एक और बहुत यंग खातून मिली, उनके साथ एक उनके स्टूडेंट मिले कुछ। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जिन्होंने पहले यहाँ डिसाइड किया था आने के लिए वो यहाँ नहीं आए। तो मैंने कहा क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा वो खौफजदा हैं कि वो यहाँ आएंगे और यहाँ अगर वीडियो बनेगी वो सोशल मीडिया पे शेयर होगी, उनकी पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे सामने आ जाएंगी और उनको पाकिस्तान की रियासत जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है, खास करके अगर वो पाकिस्तान में जाएंगे या उनके अजीजों अकारब और रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दिस इज द आम मोमेंट जिसमें आप समझते हैं कि असल में गैरिजन स्टेट, यहीं से आपको पता चलता है कि एक गैरिजन स्टेट के कॉन्सिक्वेंसेस, इंप्लीकेशंस क्या है। गैरिजन स्टेट जो है वो खौफ पैदा करती है, वो फियर पैदा करती है, और गैरिजन स्टेट बुनियादी तौर पे एक लीनियर स्ट्रेट थिंकिंग पैदा करती है जिसमें आप हॉरिजॉन्टल थिंकिंग, साइडवेज पे नहीं सोच सकते, बल्कि एक सीधे सीधे तरीके से सोचते हैं, या आप कहें कि एक दायरे के अंदर सोचते हैं या बॉक्स के अंदर सोचते हैं। और जैसे कहा जाता है कि आप लेफ्ट पे मुड़ते हैं, राइट पे मुड़ते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, जिस भी तरफ आपकी सोच चलने लगती है आपको थोड़ी देर के बाद बहुत जल्दी एक रेड लाइन मिलती है कि इस डायरेक्शन में सोचना जो है वो मुनासिब नहीं है। जिसकी वजह से वो शहरी, वो लोग जो एक गैरिजन स्टेट के अंदर पलते बढ़ते हैं, उनकी सोचने समझने की जो सलाहियतें होती हैं, उनकी जो थिंकिंग फैकल्टीज हैं वो मुतासिर हो जाती हैं। और मुझे याद आया, बहुत लोगों ने इसको पसंद किया, खास करके प्रोफेसर रॉबर्ट ब्लैंटन और बहुत से जो एकेडमिक्स वहां पे थे, जैसे डॉक्टर इखलाक थे, बहुत से और डॉक्टर्स थे, उन्होंने इस चीज को बड़े महजूज हुए इस चीज से जब मैंने उनको बताया कि कैसे अमेरिका के मशहूर जर्नलिस्ट, जिनको अमेरिका में एक फिलोसोफर माना जाता है, बहुत मशहूर राइटर थे, जनाब बहुत मशहूर राइटर वॉल्टर लिपमैन की एक बहुत मशहूर उनसे कोट है जो उन्होंने कहा था कि वेयर एवरीवन थिंक्स अलाइक नो वन थिंक्स वेरी मच। और ये जो स्टेटमेंट है कि वेयर एवरीवन थिंक्स अलाइक नो वन थिंक्स वेरी मच, ये गैरिजन स्टेट के अंदर के जो शहरी होते हैं और गैरिजन स्टेट के जो छोटे मोटे नीचे के मैनेजर्स होते हैं जो गैरिजन स्टेट को सर्व कर रहे होते हैं, उन सबकी यही सूरत हाल होती है। वो सोच नहीं सकते किसी भी चीज के बारे में, वो सोचने से डरते हैं। ये और बात है कि गैरिजन स्टेट के जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो अपने ही पैदा किए हुए स्लोगन्स में बिलीव नहीं करते, वो स्लोगन्स को इस्तेमाल करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को एक डायरेक्शन में चलाने के लिए, और उस रियासत के और लोगों के तमाम रिसोर्सेस को अपने मकासद के लिए यूटिलाइज करने के लिए। क्योंकि मैं अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में बोल रहा था और बात हम पाकिस्तान के हवाले से कर रहे थे, फोकस पाकिस्तान पे था, लेकिन मौजूद हम अमेरिका में थे, तो मैंने, और क्योंकि इस इशू को समझाना भी इतना आसान नहीं है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको कहा कि सोचों के ऊपर पहरे हैं, तो जैसे ही आप बात करते हैं फौरी तौर पे एक दायरा लग जाता है कि यह खुदा ना खास्ता है किस किस्म की बात कर रहे हैं। तो मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन थी उसको मैंने अमेरिकन एग्जाम्पल्स के साथ शुरू किया ताकि लोग समझ सकें कि गैरिजन स्टेट की जो ओरिजिन होती है, उसकी जो एवोल्यूशन है वो कैसे होती है। वो बहुत से पॉइंट्स मैंने लिखे हुए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि गैरिजन स्टेट की जो टर्म है इसे सबसे पहले एक अमेरिकन प्रोफेसर हैरोल्ड लैसवेल ने इस्तेमाल किया। हैरोल्ड लैसवेल 1941 के अंदर, और उस वक्त दूसरी जंग अजीम की जो तबाहकारियां थी वो भी सामने आ रही थी, और कुछ बरस पहले जो जापानीज ने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया था चीनियों के खिलाफ, जो साइनो जापानीज वॉर है, उसकी तबाहकारियों को देख के प्रोफेसर लैसवेल ने, जो प्रोफेसर ऑफ लॉ रहे हैं येल यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अलावा अमेरिकन पॉलिटिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, वर्ल्ड पॉलिटिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने इस हवाले से लिखा और उन्होंने कहा कि जो गैरिजन स्टेट्स खड़ी हो रही हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से, ये इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, इनकी बड़ी तबाहकारियां होंगी। लेकिन ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको एक तूफान की शक्ल दे दी, एक बहुत बड़ा इसको एक आइकॉनिक इमेज में कन्वर्ट किया। अमेरिका के एक बहुत मशहूर प्रेसिडेंट गुजरे हैं, dwight eisenhower, जिन्होंने 1961 में जो अपनी प्रेसिडेंशियल स्पीच थी, 17 जनवरी 1961 में जो अपनी 8 बरस की प्रेसिडेंसी खत्म कर रहे थे, तो अपनी जो उनकी फेयरवेल स्पीच थी उसमें उन्होंने अमेरिकन पब्लिक को और अमेरिकन पॉलिटिक्स को उन्होंने खबरदार किया कि जो इंडस्ट्रियल
मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हमारी जो अमेरिका में खड़ा हो गया है और खड़ा हो रहा है, ये हमारी तारीख में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। और अगर इसको हमने ना समझा, इसका रास्ता हमने ना रोका, तो ये अमेरिका की सिविल लिबर्टीज को खत्म कर देगा। अमेरिका का माशरा इस तरह का नहीं रह सकेगा, और सिविल लिबर्टीज अगर खत्म हो जाएंगी तो अमेरिका की क्रिएटिविटी जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट आइजनहावर जो है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखें कि प्रेसिडेंट आइजनहावर हैं कौन, इससे आपको बड़ी मदद मिलेगी। प्रेसिडेंट आइजनहावर हिमसेल्फ एक मिलिट्री ऑफिसर हैं, जनरल हैं। दूसरी जंग अजीम के दरमियान में आइजनहावर जो है वो सुप्रीम कमांडर हैं एलाइड फोर्सेस के, और जितनी भी एलाइड फोर्सेस हैं उस वक्त तकरीबन 3 मिलियन या 4 मिलियन एलाइड फोर्सेस, जिन्होंने 6 जून 1944 में नॉर्मंडी फ्रांस के साहिल में लैंड किया अगेंस्ट द नाजी जर्मनी, और उसके बाद यूरोप को उन्होंने आजाद करवाया, इस सब की कमांड जो है वो प्रेसिडेंट ये जनरल आइजनहावर के पास है, जो सुप्रीम कमांडर हैं। बाद में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहते हैं। 1952 में इलेक्शन जीतते हैं। 20 जनवरी 1953 के अंदर आइजनहावर अमेरिका के सदर बनते हैं, और 1961 तक वो अमेरिका के सदर रहते हैं। अब अपनी इनॉग्रल स्पीच का तो मैंने जिक्र कर दिया, लेकिन क्यों उन्होंने बात की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की? उन्होंने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात इसलिए की कि उनसे पिछले जो प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन, उन्होंने बहुत से ऐसे इकदाम उठाए जिससे कि अमेरिका एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट की शक्ल में उसने सफर शुरू कर दिया। अमेरिका में बहुत खौफ व हरास था, और उनका एक बहुत मशहूर ऑर्डर है जिसको वाल्बन इसको एग्जेक्टिव ऑर्डर ऑफ 1947 कहते हैं। इसका बाकायदा एक नंबर है, द एग्जेक्टिव ऑर्डर 9835 ऑफ 1947 एग्जेक्टिव ऑर्डर है, जिसमें हैरी ट्रूमैन ने, प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने यह हुक्म दिया कि अमेरिका की फेडरल और सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऐसा ऑफिशियल काम नहीं कर सकेगा जब तक कि वो एक सर्टन लॉयल्टी टेस्ट की स्क्रूटनी से गुजर के नहीं आएगा। एक लॉयल्टी टेस्ट होगा कि वो स्टेट का लॉयल है, और वो लॉयल्टी टेस्ट ये है कि वो उसके बारे में ये जांचा जाएगा, समझा जाएगा, रिसर्च की जाएगी, उसको एग्जामिन किया जाएगा कि उसकी कोई ऐसी एफिलिएशन और एसोसिएशन किसी ऐसी सियासी जमात और किसी पॉलिटिकल आइडिया के साथ तो नहीं है जो अमेरिका की रियासत को अदर देन द डेमोक्रेटिक मीन्स उसको डिस्टर्ब करने के बारे में प्लान बनाता है। यानी क्लियर लिखा तो नहीं गया, लेकिन क्लियर इशारा उनका यह था कि अमेरिका के अंदर जो मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट थॉट है, उसकी अगर किसी की भी वो थॉट होगी, उसका उसके साथ कोई ताना बाना रिलेशनशिप होगा, तो ऐसा शख्स जो है वो अमेरिका की हुकूमत के किसी भी लेवल के अंदर काम नहीं कर सकेगा। लेवल से मतलब सिर्फ कोई सिविल ब्यूरोक्रेसी नहीं है, बिकॉज हमारे अमेरिका के अंदर जो है वो गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो होते हैं, तनख्वाहदार, उनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, यहाँ पर इंपॉर्टेंस है सेनेट की, यहाँ पर इंपॉर्टेंस है सिटी के मेयर्स की, डिप्टी मेयर की, पुलिस कमिश्नर्स वगैरह की, स्कूल बोर्ड की। तो अमेरिका के अंदर एक विच क्राफ्ट शुरू हो गई, जिसको फिर उसके बाद एक सेनेटर थे जोसेफ मैकार्थी, जो उस वक्त हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर थे, उन्होंने, और एफबीआई के जो डायरेक्टर थे एडगर हूवर, उन्होंने उसको एक जला बख्शी, उसको उन्होंने एक तूफान की शक्ल दे दी, जिसमें कि अमेरिका में एक रेन ऑफ टेरर जो है 1946-47 के बाद खड़ा हो गया, जिसमें हर शख्स की जो लॉयल्टी थी, उसके जो पॉलिटिकल व्यूज और बिलीफ थे, उनको शक की नजर से देखा गया। ये वो बैकग्राउंड था जिसमें प्रेसिडेंट आइजनहावर प्रेसिडेंसी संभालते हैं। वो लिबरल हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक जनरल हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सुप्रीम कमांडर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका और दुनिया के लिए नाजी जर्मनी और जापान के खिलाफ उन्होंने, और इटली के खिलाफ उन्होंने जंग जीती है, लेकिन वो समझते हैं कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो खड़ा हो गया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ क्यों? ये खड़ा इसलिए हुआ कि दूसरी जंग अजीम में तकरीबन बताया जाता है कि 16 मिलियन, 1,60,00,000 अमेरिकन ने तो यूनिफॉर्म पहना। 16 मिलियन से ज्यादा अमेरिकन ऐसे हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना, बंदूक उठाई, यूरोप में डिफरेंट जगहों पे जाके, जापान में, यूरोप में, एशिया में, इवन हिंदुस्तान के गैरिजन्स में आके उनकी पोजीशनिंग हुई। लेकिन सिर्फ ये 16 मिलियन नहीं है, बल्कि कम से कम 5 से 10 मिलियन और ऐसे अमेरिकन थे जो वॉर एफर्ट में, वो यूनिफॉर्म तो नहीं थे, लेकिन वॉर की लॉजिस्टिक में, मैन्युफैक्चरिंग में, आर्मामेंट में, उसकी फाइनेंस के अंदर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में वो इन्वॉल्व रहे। तो यूं आप कह सकते हैं कि वो अमेरिका जिसकी आबादी 1940 में 130 मिलियन के करीब थी, उसमें गालिबन 20 से 30 मिलियन अमेरिकन जो हैं वो उस वॉर एफर्ट का और उस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बन गए, और उनकी थिंकिंग जो है उसके अंदर एक वॉर लाइक मेंटालिटी जो है वो पैदा हो गई, जिसको बाद में जोसेफ मैकार्थी ने रिप्रेजेंट किया। और फिर साथ ही जो कम्युनिज्म के राइज का खौफ था, बिकॉज उन्हीं दिनों में 40s में मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट ने चीन की जंग जीती, चीन मार्क्सिस्ट हो गया। उसके बाद कोरिया की जंग जो है वो छिड़ने वाली थी, वो छिड़ चुकी थी। और जिस तरह से सोवियत आर्मीज ने एक मॉडर्न यूरोपियन आर्मी को डेसिमेट कर दिया, उन्होंने जर्मनी को, उसका बड़ा खौफ था अमेरिका के अंदर। तो वो जो खौफ और इनसिक्योरिटी थी उसके अंदर से मैकार्थी स्टेट पैदा हुई।
इस मैकार्थी स्टेट को अंडू करने के लिए प्रेसिडेंट आइजनहावर ने अर्ल वॉरेन को, पहला बड़ा उन्होंने काम ये किया कि 1953 में प्रेसिडेंट बनते ही पहला जो उनका काम था, उन्होंने एक बहुत लिबरल ज्यूरिस्ट एंड लीगल एक्सपर्ट जो थे अर्ल वॉरेन, उनको उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नॉमिनेट किया। और खुशकिस्मती से अर्ल वॉरेन इस पोजीशन के ऊपर 16 बरस तक रहे, 1969 तक, 1953 से 1969 तक। और अर्ल वॉरेन जो थे, उन्होंने एज चीफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे बहुत से इकदाम, स्टेप्स, ऑर्डर्स उठाए, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रूमन का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, जो कुछ सेनेटर जोसेफ मैकार्थी ने किया था, जो एफबीआई के डायरेक्टर एडगर हूवर करते थे, उस सब का उन्होंने कालाकमा कर दिया, उसको उन्होंने तोड़ दिया। और यूं अमेरिका को उस मैकार्थीज्म के कल्चर से, खौफ के कल्चर से, जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का कल्चर था, उससे निकाल के उसकी सिविल लिबर्टीज को उन्होंने बहाल किया। और आपको पता है कि किस तरह से 1960s के अंदर अमेरिका में सिविल राइट्स की मूवमेंट हुई, जिसने अमेरिकन सोसाइटी और माशरे को बिल्कुल बदल के रख दिया। सवाल ये पैदा होता है कि एक इंटरनल, एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट या एक गैरिजन स्टेट अगर जंग से पैदा होती है, और अमेरिका की तो पैदाइश भी एक जंग में हुई है, बिकॉज अमेरिका ने तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बरतानिया के खिलाफ कई बरस की, 6-7 बरस की बहुत लंबी चौड़ी तवालत की जंग से अमेरिका आजाद हुआ। उसकी क्रिएशन के अंदर ही जंग का एलिमेंट था। फिर उसकी नॉर्थ साउथ की बहुत ही बड़ी वॉर हुई, जिसमें 250,000 लोगों की डेथ हो गई। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अमेरिका का तो जो पूरा स्टेटस है उसका जंग से ताल्लुक है। और इसराइल एक और स्टेट जहन में आती है, जिसकी क्रिएशन वॉरफेयर से हुई। उसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए मसलसल उसकी जंग होती रही मशरक़ वस्ता के अंदर। लेकिन जहन में ये रखिए कि पाकिस्तान की क्रिएशन किसी जंग के नतीजे में नहीं हुई। तो फिर पाकिस्तान जो है, उसके अंदर ये जो आर्गुमेंट है नेशनल सिक्योरिटी स्टेट का, ये गैरिजन स्टेट का, ये कैसे पैदा हुआ? कुछ उसकी वजूहात हैं बड़ी। पहली वजह तो ये है कि जिस तरह से डिवीजन हुई पंजाब और बंगाल की, जिसके नतीजे में तकरीबन बहुत खौफनाक ब्लडी माइग्रेशन हुई, और 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो उसमें जाँ बहक हुए, शहीद कह सकते हैं आप, एक कॉज में वो जो है मारे गए। और दूसरी तरफ तकरीबन 10 से 12, ये कहते हैं 14 मिलियन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किए। बहुत से इसमें से कोई कह लें कि 7-8 मिलियन लोग जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ आए, 4-5 मिलियन लोग जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के इलाकों से हिंदुस्तान की तरफ गए। ये जो पूरा प्रोसेस था, चूंकि बहुत ट्रॉमेटिक था, इससे बड़े सख्त किस्म के खौफ के और गुस्से के जज्बात पैदा हुए। ईस्ट पंजाब के इलाकों में, नॉर्थ ऑफ इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पंजाब में हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ, और फिर उसके बाद कश्मीर की जंग छिड़ गई, जो मैं समझता हूँ कि पंडित नेहरू की एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। क्योंकि पंडित नेहरू जो हैं वो बहुत एक अजीम लीडर थे, बहुत ही इंटेलिजेंट लीडर थे। मैं तो उनको अपना बहुत बड़ा एक इंटेलेक्चुअल गुरु समझता हूँ साउथ एशिया का। लेकिन कश्मीर के तनाज़े को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, और जिस तरह से कश्मीर पे उनकी पावर एक ग्रैब थी, उसने एक बहुत बड़ा मसला पैदा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो नई रियासत थी वो शदीद इनसिक्योरिटी और खौफ में मुब्तला हो गई। उसके बाद 1947-48 की पहली एक जंग, तकरीबन 1 साल चलने वाली, 9 महीने। उसके बाद 1965 की जंग, फिर 1971 की जंग, फिर सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट, फिर कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट, और फिर बेतहाशा सैकड़ों जो स्किर्मिशेस हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान, उसमें पाकिस्तान के अंदर एक अंडर सीज मेंटेलिटी कि एक ओवर्ट अपने आप को आपने डिफेंड करना है, और आपकी रियासत और आपका वजूद जो है वो खतरे में है, ये फीलिंग पैदा हुई। और जब ये फीलिंग बढ़ गई, तो उसके बाद हर किस्म की जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, खा वो बलोच जो बलोचिस्तान में जो पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, उसको आप इंसर्जेंसी कह लें, लेकिन इंसर्जेंसी से पहले जाहिर है कि वहां पर एक सियासी मसला है। वो जो बलोचिस्तान का सियासी मसला और इंसर्जेंसी है, उसको भी गैरिजन स्टेट जो है वो बेसिकली एक दुश्मन के तौर पर देखती है, रादर देन फाइंडिंग। और यही सूरत हाल फिर फाटा की है, यही सूरत हाल फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में हुई। जब एक दफा गैरिजन मेंटेलिटी, इनसिक्योरिटी की पैदा हो जाती है, तो फिर हर आइडिया को जो गैरिजन स्टेट के नैरेटिव को चैलेंज करता है, उसे अपने खिलाफ एक दुश्मन के तौर पे देखा जाता है। ये गैरिजन मेंटालिटी होती है। चंद दिन पहले जब हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम इसरा की मून क्राफ्ट जो है चंद्रयान 3, उसने चांद के ऊपर मून पे उस पे लैंड किया, तो आपने देखा कि बहुत से लोगों ने ट्विटर के ऊपर कंपैरिजन दिया कि कैसे हिंदुस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है इसरा का, उसमें गुज़िश्ता कई दहाइयों से उसके जो हेड और चेयरमैन वगैरह हैं वो नोटेबल किस्म के स्पेस साइंटिस्ट हैं या बड़े काबिल इंजीनियर हैं, जबकि पाकिस्तान का जो सुपार्को है उसके हेड जो है वो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी ऑफिसर्स हैं, जिनका स्पेस प्रोग्राम के हवाले से या साइंस के हवाले से कोई खास ताल्लुक नहीं है। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस जो है वो पाई जाती है। ये एक कंपैरिजन है कि किस तरह से आइडियाज जो हैं वो एक रियासत को शेप करते हैं। अच्छा, अब गैरिजन स्टेट में ये भी होता है कि जब एक दफा गैरिजन मेंटालिटी खड़ी हो जाती है और आप एक दायरे के अंदर ऑपरेट करने लग जाते हैं, तो आप एक डोमिनेंट मेजोरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ कोई भी चीज कहीं से भी हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, उस पर कोई रेजिस्टेंस हो, डिसेंट हो, जैसे मेरा डिसेंट है, तो आपको ये लगता है कि ये बुनियादी तौर पर खाली कोई गैरिजन स्टेट ने इस तरह से एक नैरेटिव शेप किया होता है
کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز گیرزن اسٹیٹ کی بات ختم ہی ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک کے، قوم کے، ریاست کے، پاکستان کے، ہم سب کے لوگوں کے، ہمارے کلیکٹیو انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے. یہ گیرزن اسٹیٹ کی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے. اور اسی مینٹالٹی میں جو پاکستان کے ہندو سبجیکٹس ہیں، جو تقریباً 3 سے 4% پاکستان کی مائنورٹی ہندو ہے، وہ بھی ظاہر دشمن بن جاتے ہیں کیونکہ وہ ڈفرینٹ نظر آتے ہیں. جو کرسچنز ہیں 1-2%، وہ بھی ظاہر ہے کہ دشمن بن جاتے ہیں. جو 1% سے کم احمدیہ کمیونٹی ہے، جو ہیں ہی پنجابی، یہاں کے سنز اور سوئلز ہیں، وہ بھی دشمن نظر آتے ہیں. اور پھر جتنا بھی ایک پریس کے اندر، میڈیا کے اندر ایک ڈسینٹنگ پوائنٹ آف ویو پایا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو ایک خطرناک نظر رکھتا ہے. ایک یوں گیرزن اسٹیٹ اپنے آپ کو ایک چرچ کی شکل میں کنورٹ کر لیتی ہے. ذہن میں رکھیے کہ جب گیلیلیو نے چرچ کے ڈومیننٹ نیریٹو کو چیلنج کیا تھا تو گیلیلیو سچ بول رہا تھا، چرچ غلط کہہ رہا تھا. اور دنیا میں جتنی بھی پروگرس ہوئی ہے، سائنس کی پروگرس ہو، میڈیکل سائنس کی پروگرس ہو، فزکس کی ہو، کیمسٹری کی ہو، پولیٹیکل سائنس کی پروگرس ہو، بزنس کی پروگرس ہو، وہ در حقیقت مائنورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے ہوئی ہے. بیکاز مائنورٹی پوائنٹ آف ویو جو اپنے وقت کے ڈومیننٹ نیریٹو اور تھنکنگ کو اور سولوشنز کو چیلنج کرتا ہے اور ایک نیا سولوشن آفر کرتا ہے. تو جب ایک اسٹیٹ گیرزن اسٹیٹ بن جاتی ہے تو وہ آپ کی ڈسینٹنگ پوائنٹ آف ویو اور آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کو سپریس کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے شہری جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتے، اور الٹیمیٹلی وہ اسٹیٹ خود بھی مرجھا جاتی ہے ایک پھول کی طرح، وہ ترقی نہیں کر سکتی ہے. یہ بیسک ایک کانسیپٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل جو ہے، ٹائم خاصا ہو گیا ہے، میں نکلنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی میں آپ کو پتا ہے میں ٹی شرٹس میں رہنے والا آدمی ہوں تو مجھے ابھی پہنچنا ہے کہیں. لیکن اس میں جو سولوشن ہے اس کا، وہ اچھا پہلے ایک ذہن میں رکھیے کہ جب آپ گیرزن اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کسی اسپیسیفک جنرل صاحب کی، یا پاکستان میں جنرل عاصم منیر صاحب کے یا جنرل باجوہ کے خلاف بات نہیں کر رہے، کسی لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف بات نہیں کر رہے، کوئی ایسے کہ جنرلز کے خلاف بات نہیں کر رہے. آپ انفیکٹ فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کر رہے، آپ ایک پولیٹیکل کانسیپٹ کو کرٹیکلی اینالائز کر رہے ہیں. اور اس کا حل جو ہے وہ کسی جنگ سے، کسی ریزسٹنس سے، کسی سڑکوں کی پروٹیسٹ میں، کو مار دھاڑ میں، گالیاں نکالنے میں بالکل بھی نہیں ہے جو میمز بنا کے لوگ کرتے ہیں. اس کا حل انڈرسٹینڈنگ کے اندر ہے. وہ انڈرسٹینڈنگ جو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے پیدا کرنی ہے، ایکیڈیمکس نے، ایکیڈیمیا نے پیدا کرنی ہے، میڈیا میں لکھنے لکھانے والوں نے پیدا کرنی ہے، میڈیا میں جو بولنے والے ہیں انہوں نے پیدا کرنی ہے، تھنک ٹینکس نے پیدا کرنی ہے. اور آپ کو 2 قسم کے ڈائلاگ چاہیے، ایک انٹرنل ڈائلاگ، ایک ایکسٹرنل ڈائلاگ. انٹرنل ڈائلاگ آپ کو چاہیے ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، جو پاکستان میں بالکل بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. اور میں نے ہمیشہ آپ کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو بہت بڑی ایک ناکامی تھی، ان کا فیلئر تھا کہ انہوں نے اگر وہ کم از کم دوستی نہیں کر سکتے تھے نواز شریف اور اس کی پارٹی کے ساتھ، تو اپنی ہاسٹیلٹی اور دشمنی کو ایک حد سے آگے نہیں جانے دینا چاہیے تھا. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کے ساتھ لاکھ ان کے اختلافات ہوتے، ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ اور انگیجمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اگر سیاسی جماعتوں کے درمیان مختلف ایشوز کے اوپر کم از کم گیرزن اسٹیٹ کے اسٹیٹس کے حوالے سے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے پیراڈائم کے حوالے سے اتفاق ہو، اور یہ ایک ایسا اتفاق اور کنسلٹیشن اور کنسنسس کا پروسیس ہے جس میں سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی، ایکیڈیمیا، میڈیا، جرنلسٹ، لکھنے لکھانے والے لوگ، اسٹوڈنٹس، دانشور، سب کو اس کا، شہریوں کو جو اویئر سٹیزنری ہے اس کو اس کا حصہ جو ہے وہ بننا ہے. دوسرا ایک ایکسٹرنل ڈائلاگ ہے جو پاکستان کی انٹیلیجنسیا کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی پالیٹکس کو اپنے ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کرنا ہے، جس میں 3 کم از کم مجھے بہت امپورٹنٹ نظر آتے ہیں. ایک امریکہ، ایک ہندوستان اور ایک چین. آپ نے ان کو بھی کنونس کرنا ہے کہ ہماری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ کس قسم کی ہوگی، اور ہم گیرزن اسٹیٹ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کیسے ایک گیرزن اسٹیٹ کو ریڈیوس کرنا ہے، کوئی قتل عام کر کے نہیں کرنا، کوئی جنگ سے نہیں کرنا. آپ نے اس کے لیے بہت سے آرگنائزیشنل اسٹیپس اٹھانے ہیں کہ کیسے آپ نے ایک کانسٹیٹیوشن اسٹرکچر کے اندر لے کر آنا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بہت ایکسپلین کیا ہے، ابھی بھی آلموسٹ 20 منٹ سے زیادہ یہ ہو گئے ہیں. پھر میں آپ کو یہ مزید ایکسپلین کروں گا. آئی ول لک فارورڈ ٹو ریڈ یور کامنٹس اینڈ کوسچنس آن دیٹ. اور آپ کے جو کامنٹ ہوں گے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ میں دوبارہ جو ہے اس ٹاپک کو ٹچ اپون کروں. تھینک یو سو مچ. انٹل دین، تھینک یو.